All right. Hi, everyone. Good evening. Hi, Shubham. Good evening, Ashutosh. Hi, Purvaja. Hi, Kunal. हाँ, Kunal. When we say orbit का energy, what we mean is electron का energy. When we say orbital का energy, we mean electron का energy. It will be the sum of its kinetic energy as well as potential energy. All right. So, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था एंड बेस्ड अपॉन दैट आप लोगों ने जो मैंने क्लास लास्ट में होमवर्क दिया था आप लोगों को ट्राई करा। ग्रेट। ज़्यादा रहा नहीं होगा, डिफिकल्ट सिंपल होमवर्क रहा होगा। ठीक है। निकिता, आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए मुझे लास्ट क्लास के एक क्लास पहले जाना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर ड्रॉइंग दिस टेबल? डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? क्या आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? What is shell? What is subshell? What is orbital? ठीक है। अच्छा, नाउ उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया था, वी विल बी स्टडिंग more about the results rather than getting a lot into their derivations. एंड अभी तक हम लोगों ने क्या क्या रिजल्ट्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के देख लिए हैं। सो इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास का डिस्कशन, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्लास का डिस्कशन, तो आपको समझ में आएगा दैट हम लोगों ने ये 4 रिजल्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ लिए हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनके विजुअलाइजेशंस, देन क्वांटम नंबर्स and how they are used in giving nomenclature to the orbitals, relative order of energy of orbitals, and then the concept of angular momentum. And उसमें 2 टाइप के हमने देखे, ऑर्बिटल एंड स्पिन। राइट, दे आर difficult to visualize, but I would request you to remember the formula. Remember the formula for their magnitude as well as their z component. ठीक है। So ये कुछ रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे थे। नाउ अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। द मेन रिजल्ट एक्चुअली जिसकी तरफ हम लोग जाना चाहेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट विल बी आवर फोकस फॉर टुडे। ये हम लोग अच्छे से समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे और अप्लाई करना चाहेंगे। हाउएवर एक छोटा सा टॉपिक और है, ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नाउ एज सच अगर हम नोटिस करें फ्रॉम द टाइमलाइन पर्सपेक्टिव कि पहले रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर्स मॉडल आया, फिर ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, तो somewhere between Bohr's model and quantum mechanical model there was this observed effect called as Zeeman effect or Stark effect, which is also considered or called as a drawback of Bohr's model. ठीक है, इसको ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल भी कहते हैं। नाउ कैसे ये ड्रॉबैक रहा बोर्स मॉडल का, तो नोटिस करना ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। किस तरीके से आप नोटिस करना, पहले तो हम लोग जस्ट ये एक लाइन अगर मैं
रीड करूं, Zeeman effect is splitting of spectral lines in the presence of external magnetic field, or you can read out that Stark effect is splitting of spectral lines in the presence of external electric field, right? तो इसका मतलब क्या था, like what did it mean? तो यहाँ पर आप नोटिस करना इसका मीनिंग, what this splitting means was something in the following way. ठीक है, ये नीचे का पैराग्राफ रीड करेंगे हम लोग. हाइड्रोजन एटम के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ही बात कर रहे हैं. When an external magnetic field is applied, sharp spectral lines like n equal to 3 to n equal to 2 transition of hydrogen split into multiple closely spaced lines. तो ये लाइन का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट डिड दैट स्टेटमेंट मीन? तो जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं, व्हेन यू नोटिस द हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डी एक्साइटेशंस के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती है. इसने बोला कि अगर हम लेट्स से 3 से 2 वाली स्पेक्ट्रल लाइन से इस स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ पर एज एन एग्जांपल लिया है, लाइक n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2. जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ये हमें कैसी दिखती है? हमें एक सिंगल लाइन की तरह दिखती है. दिस इज लाइक अ सिंगल लाइन, पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है ना ये कोई. इनफैक्ट इफ आई आस्क यू टू डू द कैलकुलेशन, तो आप मुझे कैलकुलेशन भी करके बता दोगे कि ये कितने वेवलेंथ का होता है, बेस्ड अपॉन योर नॉलेज ऑफ बोर्स मॉडल एंड रिडबर्ग वाला फॉर्मूला. बट जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा गया, ठीक है, कहां पर अप्लाई करा गया? हाइड्रोजन के ऊपर. ठीक है, जो हाइड्रोजन के एटम्स है उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा गया, तो क्या पता पड़ा? दैट ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा समझ में आए. ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, पता पड़ा इस पे जूम करने पर, दैट रादर देन रिमेनिंग एज अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, मल्टीपल क्लोजली स्पेस्ड लाइंस यहाँ पर दिखने लग गई. ठीक है, रादर देन वन लाइन, मल्टीपल क्लोजली स्पेस्ड लाइंस वर ऑब्जर्व करस्पॉन्डिंग टू द 3 to 2 का ट्रांजिशन. ऐसा बाकी लाइंस के साथ में भी हो रहा था. 3 to 2 जस्ट एक एग्जांपल लिया है. ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मीनिंग समझ में आया? व्हाट डज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मींस यहाँ पर? अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बोर्स मॉडल वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन. दैट जो 3 से 2 डी एक्साइटेशन हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन है, वो एक लाइन की जगह मल्टीपल क्लोजली स्पेस्ड लाइंस क्यों दिखने लगी? ठीक है, स्प्लिट इनटू मल्टीपल क्लोजली स्पेस्ड लाइंस. सो पीटर ज़िमन हु ऑब्जर्व दिस, उनके नाम पर ये इफेक्ट रखा गया. तो बाद में समझ में आया, ठीक है, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज अंडरस्टूड लेटर, दैट ये स्प्लिटिंग हुई बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, इसके पहले, बिफोर मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड, जो सेकेंड शेल के ऑर्बिटल्स थे, 2s 2px 2py 2pz, वो सब सेम एनर्जी के थे. और जो थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स थे, लाइक 3s 3px 3py 3pz, या फिर 3d के तीनों, वो सब सेम एनर्जी के थे. राइट, सो इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी का स्केल, राइट,
तो ये 2s और 2p के तीनों का सेम एनर्जी लेवल था, एंड 3s एंड 3p एंड 3d के ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी लेवल था। तो अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 डी एक्साइट होते थे किसी भी ऑर्बिटल से किसी भी ऑर्बिटल में हो, दे ऑल करस्पॉन्ड टू द सेम एनर्जी गैप। ठीक है, दिस वाज बिफोर, ठीक है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज नॉट अप्लाइड। बट व्हाट पीटर ज़िमन सेड वाज, और इनफैक्ट नॉट पीटर ज़िमन सेड, ही ऑब्जर्व, बट बाद में जो एक्सप्लेनेशन आया वो ये आया दैट जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तब ये ऑर्बिटल्स की डीजेनेरेसी खत्म हो जाती है। व्हाट डू आई मीन बाय डीजेनेरेसी खत्म हो जाती है, मतलब वो सेम एनर्जी के नहीं बचते, अब उनकी एनर्जी लेवल्स अलग अलग हो जाती हैं, आसपास रहेंगी बट अलग अलग हो जाएंगी। सो 2s की एनर्जी 2p के बराबर नहीं रहेगी, इनफैक्ट विद इन 2p ऑल्सो 2px 2py 2pz इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती, अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से अगर अब हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे then what we will see is multiple energy gaps। ठीक है, many energy gaps between थर्ड शेल एंड सेकेंड शेल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डायग्राम नोटिस करना, ठीक है, एक बार के लिए मैं ये जो बीच में है उसको रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये बीच में मैं रब कर देता हूँ, कैसा हो गया यहाँ पर, जो 3D सबशेल था उसमें 5 एनर्जी लेवल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 3D के जो ऑर्बिटल्स थे वो अब सेम एनर्जी लेवल के नहीं बचे, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। वैसे ये 2p है, तो 2p में भी 3 नए एनर्जी लेवल क्रिएट हो गए, दे आर नॉट ऑफ द सेम एनर्जी लेवल नाउ। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वो एक्चुअली उसके पीछे का बैकग्राउंड है जहां से एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओरिजिन होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक्चुअली रीजन ओरिजिन यहीं से होता है, दैट जो ये डायरेक्शनल ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल का, that is responsible for how it is going to respond to an external magnetic field। ठीक है, एंड दैट इज वाई अगर ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग है तो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में उनका एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स लाइक लॉस ऑफ डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाता है। और अब आप नोटिस करोगे, मान लो 3D से 2p के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है तो मल्टीपल एनर्जी गैप्स दिख रहे हैं अब आपको। कैन यू सी मैनी एनर्जी गैप्स? जो पहले एक सिंगल एनर्जी गैप था उसकी जगह अब आपको ऐसे मल्टीपल एनर्जी गैप दिख रहे हैं, क्लोजली स्पेस्ड, है कि नहीं? तो उनके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? ये समझ में आया? अच्छा, तो ये तो था ज़ीमन इफेक्ट, बट इसमें एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी। वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी ध्यान से देखना, सुनना, समझना। अगर मैं आपको काउंट करने के लिए पूछूं दैट हाउ मेनी एनर्जी गैप्स और हाउ मेनी different wavelength of lines can be observed, तो क्या काउंटिंग रहेगा? what will be your answer? अगर 3D से कोई इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है, ठीक है, तो what can be the possible number of ways in which de excitation can happen? कितने यूनिक फोटॉन्स निकल सकते हैं? सिंपल काउंटिंग करनी है। नहीं, अबे आपका आंसर सही नहीं है।
राइट आशुतोष, 15 दिख रहे हैं ना, मतलब 5 into 3 हो जाएगा ना। मान लो ये डी का 1 है, इसको डी एक्साइड होने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे ही फिर जो ये सेकंड वाला है, इसको भी डी एक्साइड होने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसको भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल ऐसे 15 पॉसिबिलिटीज हो गई ना। अच्छा, तो अब नोटिस करना, जब, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ रीड करना, ये वाला पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको थोड़ा और से समझ आएगा। जो ये ट्रांजिशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ट्रांजिशंस एक्चुअली ऑब्जर्व हुए। देयर वर सम व्हिच वर ऑब्जर्व्ड, देयर वर सम व्हिच वर नॉट ऑब्जर्व्ड। So in this Zeeman effect, it became evident, it became clear that transitions are not observed between all pairs of energy levels. सबके सबके बीच में एनर्जी एज इन ट्रांजिशंस नहीं होते सारे एनर्जी लेवल्स के बीच में। Some transitions are forbidden, ठीक है, some transitions are forbidden or you can say highly improbable, while some were allowed। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, मैं इसको अगर रब करूंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ ही एरोज ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, सो दीज दे हैव ड्रॉन द अलाउड एरोज, दीज आर द वंस व्हिच वर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एंड जब उनको नोटिस किया, उनका पैटर्न समझा और उसके पीछे की मैथ्स करी, तो पता पड़ा दैट ओनली वैसे ही ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं which follow these rules called as selection rules। डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है, जीरो भी नहीं चलेगा, एंड डेल्टा एम एल जीरो या प्लस माइनस 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एनर्जी लेवल से जब ये डी एक्साइट हो रहा है, तो एक ये अलाउ, एक ये ऑप्शन है, एक दूसरा ये ऑप्शन है, एक तीसरा ये ऑप्शन है ना, जो ये टॉप मोस्ट है वहां से अगर डी एक्साइट हो रहा है तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अब अगर इफ आई आस्क यू टू डू द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एल, तो इसके लिए डेल्टा एल कितना रहेगा, जो ये ड्रॉन की हुई लाइन है यहाँ पे, डेल्टा एल विल बी 1, लाइक नॉट 1 इन फैक्ट, ये 2p है ना, तो L 1 रहेगा, और ये 3D था तो L 2 रहेगा, तो डेल्टा L का वैल्यू -1 है, राइट। तो ये पहला रूल तो फॉलो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ml के बारे में सोचना, डेल्टा ml कैसा दिख रहा है यहाँ पर, डेल्टा ml चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इस वाले के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो डी एक्साइटेशन हुआ इसका डेल्टा ml कितना होगा, 1, और इनिशियल कितना था इसका -2, ठीक है, इनिशियल था 2, तो चेंज इज 1 - 2, तो ये कितना हो गया डेल्टा एल -1। क्या ये अलाउड है, हाँ ये अलाउड है, तो ये दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है। अच्छा, अभी ब्लू वाला चेक करना जरा, ब्लू वाले के साथ में क्या सीन रहेगा, कैन यू डू द कैलकुलेशन फॉर दिस ब्लू वाला। डेल्टा एल तो वही है 1 - 2 दैट इज -1, तो पहला वाला रूल तो हो रहा है। व्हाट अबाउट द सेकंड रूल, कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज डेल्टा एम एल। फाइनल 0 है और इनिशियल कितना था 2, तो 0 - 2 यानी कि -2, इज -2 अलाउड, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, एंड यू कैन सी कि उसके लिए करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉन भी नहीं है पहले से, ठीक है। इस तरीके से आप बाकियों को भी चेक कर सकते हो, इस डायग्राम में सिर्फ अलाउड वाले के एरोज ड्रॉ किए हुए हैं, सो देयर इज दिस अलाउड ट्रांजिशन का क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन रूल, ठीक है। कहाँ से आता है ये, ऑफ कोर्स इसके पीछे की मैथ्स है, इसके पीछे की बैकग्राउंड है, which follows law of conservation of energy, momentum and spin, ठीक है, जो एक नई प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उन सब पर बेस्ड रहता है ये। राइट नाउ यू डोंट नो दैट,
So we don't get into that detail. I would request you to remember this. ठीक है, आप सिर्फ ये ध्यान रखोगे और इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखोगे. ठीक है, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं आंसर रब करता हूँ. आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और मुझे आंसर बताना है. ठीक है, ऑलराइट. सो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज फोरबिडन? क्या आंसर रहेगा आपका? इन चारों ऑप्शन में से. तो आप चेक करोगे. पहले वाले का डेल्टा एल कितना होगा? 0 माइनस 0, तो ये तो अलाउड ही नहीं है. दूसरे वाले का डेल्टा एल कितना होगा? 0 माइनस 1, ये अलाउड है. ठीक है, डेल्टा एल माइनस 1 अलाउड है. इस वाले का डेल्टा एल कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2, राइट. 2p का जो है वो 1 रहेगा एल वैल्यू और 3d का 2 रहेगा, तो ये डेल्टा एल माइनस 1 ये भी अलाउड है. ये लास्ट वाले में 0 माइनस 1 यानी कि डेल्टा एल माइनस 1 ये भी अलाउड है. तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, दैट दिस इज द फोरबिडन वन. ठीक है, नहीं एन का कहाँ आपने देखा ना, सिलेक्शन रूल आपके सामने लिखा है ना. डेल्टा एल प्लस माइनस 1 रहना चाहिए एंड डेल्टा एम एल वो 0 या फिर प्लस माइनस 1 रहना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो. इसमें थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे सकता हूँ. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड के अल्फा, ये के जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? लाइमन सीरीज के लिए. ठीक है, और अल्फा, अल्फा एक्चुअली क्या होता है? अल्फा बीटा गामा मतलब लाइक फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो इन सब में विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज? ठीक है, पहले तो जब स्प्लिटिंग नहीं हुई थी तब तो आपको पता था कि 2 से 1 लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन थी, 3 से 1 सेकेंड लाइन थी, राइट. बट अभी यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी ना, तो स्प्लिटिंग के बाद के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ. करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी योर आंसर, राइट. 2p से 1s, 2s से 1s नॉट अलाउड हो गया ना. ऊपर हमने चेक किया, इसका डेल्टा एल 0 रहेगा, सो दिस इज नॉट अलाउड. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया आपको? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट, Zeeman effect and Stark effect. Like Stark effect is the same thing, but rather than magnetic field, in the presence of external field, external electric field रहेगा ये. ठीक है, बाकी सब सिमिलर लाइंस पे रहेगा. 3D से 2P ये बामर सीरीज में चला जाएगा ना प्रणित. थ्री से 2 विल बी बामर सीरीज. थ्री पी से 2s ये भी बामर सीरीज का ही पार्ट रहेगा. ये सब एल सीरीज बोलेंगे, इनको मैं एल सीरीज के ट्रांजिशंस बोलूंगा. के सीरीज, के एल एम जो नोमेनक्लेचर था ना, के सीरीज वाज लाइमन सीरीज, एल सीरीज वाज बामर सीरीज. अब बामर में फिर ये
हम लोग अल्फा बीटा गामा लाइक इनको असाइन करेंगे, कौन सा पहला कौन सा दूसरा, उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं दैट वी कैन नाउ अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एज आवर नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोगों ने काफ़ी सारे रिजल्ट समझ लिए हैं, देख लिए हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा टू चेकआउट, called as electronic configuration of multi-electron system. What do I mean by electronic configuration? We need to arrange electrons in the orbitals. ठीक है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जैसे हीलियम हो गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटम हो गया, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन ऑर्बिटल्स में कैसे अरेंज होंगे? क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं? तो कैसे होते हैं उनका अरेंजमेंट, वो सब चीज़ों का डिस्कशन अब हम करेंगे। ठीक है, एंड नोटिस करना जो हम डिस्कशन करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, नेचुरली अकरिंग जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। हाँ, अगर अब आप उन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करो तो उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो सकता है या आयोनाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो हम वो एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, एंड वो कॉन्फ़िगरेशन विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। क्या होंगे वो रूल्स, कैसे होंगे, एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट रूल, that is called as your Aufbau's rule या N+L rule. This is actually something which you already know from Bohr's model. आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बोर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, 2 8 8 18 वाला। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, फिर ऐसे 2 8 18 कुछ ऐसे करके, राइट। तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भरते थे, और जब फर्स्ट ऑर्बिट पूरा भर जाता था तब सेकेंड ऑर्बिट में भरते थे, फिर सेकेंड ऑर्बिट जब पूरा भर जाता था तब थर्ड ऑर्बिट में भरते थे। लाइक ऐसा एक क्राइटेरिया फॉलो होता था, राइट। तो वो क्राइटेरिया होता था कि हम लोग सिंपली लोअर एनर्जी ऑर्बिट को पहले फिल करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी यूज हो रही है। ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज गेटिंग फिल्ड फर्स्ट। अब ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर हमने कहाँ से पढ़ा था? ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर हमने ये ऑफ-बाउ रूल में पढ़ा था, दैट इज द N+L रूल, राइट। तो यही हमको फॉलो करना है व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। वी नीड टू फॉलो दिस N+L रूल। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल की बारी आएगी। ठीक है, तो जिसका अब ये N+L रूल से हम लोग ऑर्बिटल्स का एनर्जी देख चुके हैं पहले भी। ये वाला डायग्राम याद है सबको? तो ये वाला डायग्राम इज द ऑफ-बाउस मेथड ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये N+L रूल को ही हमें डायग्रामेटिकली इजीली दिखा देता है कि इसमें हमें कैसे रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी समझ में आएगा। तो अभी कैसा है, मैं टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट जाऊंगा। ठीक है, टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट, और उससे मुझे पता पड़ता जाएगा कि पहले कौन सा सबशेल फिल होगा, फिर कौन सा अगला होगा, फिर कौन सा अगला होगा, राइट। तो पहले 1s फिल होगा, फिर उसके बाद 2s होगा, फिर 2p आएगा, फिर 2p के बाद में 3s आएगा। ठीक है, फिर से मैं वापस यहाँ आऊँगा, 3p भरेगा, फिर से 4s भरेगा। ठीक है, फिर
3D का नंबर आएगा, फिर 4P का, फिर 5S का, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो ये आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में फिट बैठा लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आई होप आपने जब नोट्स बनाए होंगे खुद से तो ये ड्रॉ करा होगा, राइट। दूसरा जो रूल हम लोग फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ नाम अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग भी कॉम्प्लिकेटेड है। हमें सिर्फ सिंपल रिजल्ट याद करना है, ठीक है। पॉली was the name of the scientist who actually worked on it. Exclusion principle, ये वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे, आपके लिए वर्ड बस हैं, क्योंकि ये जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मैथ्स है वो आपके साथ अभी डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपने वो बैकग्राउंड है ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। तो हमें बस इतना समझना है कि ठीक है, दिस इज सम रूल नंबर 2 विद अ फैंसी नेम कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसमें हमें ये समझना है कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि किसी एटम में या आयन में दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते, अलाउड ही नहीं है। क्यों नहीं है वो, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस है, उसके पीछे का प्रिंसिपल है। बट अभी के लिए वी नीड टू रिमेंबर दिस लाइन, दैट किसी भी एटम में या आयन में दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकते। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को 5s ऑर्बिटल में फिल कर रहा हूँ, ठीक है, 5s में मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ। तो अब जब ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ तो पहले 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो ही गए, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 0 और ml भी 0। तो पहले 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो ही गए, राइट। तो अब चौथा क्वांटम नंबर ही है जो कि अलग अलग हो सकता है। नाउ चौथे क्वांटम नंबर की कितनी अलाउड वैल्यूज थी, याद है आपको लास्ट क्लास के डिस्कशन पर बेस्ड? हाउ मेनी अलाउड वैल्यूज वर देयर? ओनली 2, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो यस, उससे आप ये स्टेटमेंट आप समझ सकते हो दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, द फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स n, l and ml are as per the orbital only. Thus the fourth quantum number should be different for electron within an orbital. Thus there are only, since there are only 2 allowed values of the fourth quantum number, ठीक है, there can be maximum of only 2 electrons in an orbital with different quantum spin state, यानी कि different spin या spin quantum number उनका होना चाहिए। तो इसको अगर मैं इजीली डायग्रामेटिकली बताना चाहूँ, मान लो मैं एक ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ सकते हैं कि दोनों का स्पिन अलग अलग हो, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे हाफ एरो से डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों अप स्पिन नहीं हो सकते या दोनों डाउन स्पिन नहीं हो सकते, उनका स्पिन अलग अलग होना चाहिए। एंड अलग अलग दिखाने का जो क्राइटेरिया है वो ऐसे एक अप एक डाउन है, ठीक है। आप अपने मन से कोई क्राइटेरिया मत बना देना। कई बार बच्चों को ऐसे दिमाग में क्रिएटिविटी आती है कि हम लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं, सर ये भी तो अलग अलग स्पिन डिनोट कर सकता है। आप दिमाग मत लगाओ अपना, जो बुक्स हैं, जो लिटरेचर है ना, उसने डिसाइड करा हुआ है कि अगर हमें 2 अलग स्पिन डिसाइड करनी है, डिफाइन करनी है, तो एक अप ड्रॉ करेंगे, एक डाउन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? अच्छा, एक और रूल रहता है, थर्ड रूल, कॉल्ड एज हंट्स रूल ऑफ
maximum multiplicity. Again, Hunt was the name of the scientist. Maximum multiplicity ये आपको नहीं समझ में आएगा. What does maximum multiplicity mean? ठीक है. Although मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जरूर करवाऊं. ठीक है. But again, it is not that easy concept to grasp. ठीक है. However, इसका सिंपल मीनिंग, इसका सिंपल लैंग्वेज क्या है, ये रूल क्या कहता है, वो हम लोग जरूर ऑब्जर्व करते हैं. तो ये रूल कहता है when filling electron in degenerate orbitals. What were degenerate orbitals? ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था. Orbitals having the same energy. Correct today. So while filling electrons in degenerate orbitals, ये कह रहा है no pairing should take place until each degenerate orbital is filled with at least one electron in parallel spin. ठीक है. खूब सारी इंग्लिश हो गई, लाइक खूब सारे वर्ड एक साथ आ गए, शायद ही आपको समझ में आएगा विदाउट एग्जाम्पल. तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए. सो यहाँ पर बात करी जा रही है that while filling electron in degenerate orbital. ठीक है. तो इसको दोबारा समझने के लिए let us take an example of oxygen. ठीक है. Now oxygen में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद है आपको? How many electrons are there in oxygen? 8 होते हैं. ठीक है. अब लेट्स से ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करने हैं इन दीज ऑर्बिटल्स. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी पता करूंगा. तो ये मेरा ऑफ बाउ काउंटिंग में स्टार्ट करूंगा. सबसे पहले 1s में भरूंगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में. ठीक है. इस तरीके से मैं भरना शुरू करूंगा. सो 1s लिख लिया, फिर 2s लिख लिया, फिर 2p लिख लिया. ठीक है. और फिर मैंने इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू कर दिए. सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे. ठीक है. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे. ठीक है. और 2p में कितने, 3 ऑर्बिटल है ना, यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो बचे हुए 4 फिर इस 2p में चले जाएंगे. ठीक है. तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. ठीक है. इस तरीके से. हाउएवर एक और तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसको ये बॉक्स डायग्राम कहते हैं कि ऑर्बिटल्स को बॉक्स की तरह डिनोट करना है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अप एरो डाउन एरो से डिनोट करना है. तो वो एक डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. तो ठीक है, वो भी कर देते हैं. तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन डाला. ठीक है. तो ये मैंने डाल दिया ऐसा, पहला इलेक्ट्रॉन. क्या कोई जबरदस्ती है कि मैं अपस्पिन में डालूं? ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है. अगर आपको पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखना था तो आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, डाउन स्पिन भी लिख सकते हो. ठीक है. ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? क्या मैं 2s में डाल दूं दूसरा इलेक्ट्रॉन? नहीं डाल सकता ना, ऑफ बाउ रूल वायलेट हो जाएगा. जब तक लोअर एनर्जी का 1s ही नहीं भरा तो मैं 2s में कैसे चले जाऊं? पहले लोअर एनर्जी का 1s तो भरना पड़ेगा ना. ओके. तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में डालूंगा. ऐसे डाल दूं? नहीं डाल सकता. क्यों? ये तो पॉलीज प्रिंसिपल वायलेट हो गया. वी नीड टू हैव देम इन ऑपोजिट स्पिन, सेम स्पिन नहीं कर सकते. तो ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गए. ठीक है. अब इसके बाद में थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करना है. तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2s में चला गया और फिर ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक है. आई थिंक थर्ड फोर्थ आपको समझ में आया कैसे करना था. ठीक है. अब हंट्स रूल का इंपॉर्टेंस आपके सामने आएगा. ठीक है. यहाँ पर मैंने आपको ऑफ बाउ और पॉली का यूज करके दिखाया. अब हम लोग नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स जैसे 2p में जा रहे हैं. बट
यहाँ पर आप नोटिस करोगे अब हंस रूल का रोल आएगा। क्यों? क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। 2px, 2py, 2pz तीनों का सेम एनर्जी लेवल है। सो ये तीनों का सेम एनर्जी लेवल है, तो उसके लिए हंस रूल क्या कह रहा है कि जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो पेयरिंग नहीं करोगे स्टार्टिंग में। कब तक नहीं करोगे? जब तक हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। एंड उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल, मतलब सबके सब सेम स्पिन के होने चाहिए, अप स्पिन के या डाउन स्पिन के। ठीक है, तो लेट्स लुक एट इट कि इसको ध्यान में रखते हुए कैसे इलेक्ट्रॉन भरने में आएगा। तो अब मैं अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो मैं इसमें भरूं कि इसमें भरूं कि इसमें भरूं? आंसर इज पांचवा इलेक्ट्रॉन मैं किसी में भी भर सकता हूं, मेरी इच्छा है। ठीक है, अप स्पिन भरूं कि डाउन स्पिन भरूं, ऐसा भरूं कि ऐसा भरूं, अगेन मेरी इच्छा है, किसी में भी भर सकता हूं। तो ये मैंने लेट से डिसाइड करा कि ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा। ठीक है, मेरी मर्जी है, ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हंस रूल आ रहा है। ठीक है, अब मुझे सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हंस रूल कह रहा है कि पेयरिंग मत करना, यानी कि छठा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरे ऑर्बिटल्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें लेफ्ट वाले या राइट वाले किसी में भी डाल सकता हूँ। क्या मैं ऐसा डाल दूं? नहीं, हंस रूल मना कर रहा है। हंस रूल कह रहा है कि पैरेलल स्पिन, मतलब सेम स्पिन होना चाहिए। तो मेरे को ऐसे ही डालना पड़ेगा, लाइक आई विल हैव टू यूज दिस ओनली। डाउन स्पिन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहिए तो दोनों अप स्पिन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेम स्पिन के होने चाहिए। तो ये छठा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये हो गया सातवां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लाइक आई विल हैव टू फिल एटलीस्ट वन इन ऑल ऑफ दीज। अब मैं पेयरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं पेयरिंग कर सकता हूँ जब मुझे आठवां इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं पेयरिंग करके किस में डालूं? लेफ्ट में, राइट में कि सेंटर में? द आंसर इज कहीं पे भी डाल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर डालना है मिडिल वाले में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट वाले में डालना है, लेफ्ट वाले में डाल दो। ऑपोजिट स्पिन का डालना है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों की स्पिन अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करा जाता है। अब जब बुक्स में ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरीके से खूब सारे लाइक टाइम पास नहीं करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, सिंपल करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन और फिर ये आठवां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बुक्स में ऐसे लिख देते हैं जनरली, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख दो। समझ में आया ये ऑक्सीजन का एग्जाम्पल? ठीक है, आपको खुद से ट्राई करने होंगे एटलीस्ट 3-4 एग्जांपल्स, और जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, इसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, हाँ बोलो आशुतोष। टूपी के तीन जो है इसमें से कौन से भी दो इसमें चलेंगे ना? कोई से भी नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, थैंक यू सर। ओके, चलो। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। एक अटेम्प्ट लो आप लोग और मुझे बताओ कैसा रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, फटाफट।
राइट, कुछ कुछ आंसर आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसमें आई कैन सी रेवांशी आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपने ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए 17 की जगह। हाँ, अभय, कुणाल और मृणाल आपका ठीक है। हाँ, आशुतोष आपका भी ठीक है। देखो क्या करना है। हाँ राइट प्रणय, सबसे पहले आपको रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल्स लिखना है। तो आपको रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल आता ही है ऑफ बाउ से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, वो आप उस ऑफ बाउ डायग्राम से निकाल लोगे। फिर इनमें आप इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करोगे, ठीक है। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं ना क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं। फिर 3s में 2 और फिर 3p में कितने आएंगे, आप वो भी तो ध्यान रखो ना, 17 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 के बाद में 5 ही तो बचे, तो 3p में 5 आएंगे। तो आपका ये एक आंसर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब लेकिन मैं आपसे लेट से इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि इस कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको वो बॉक्स वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, जरा ड्रॉ करके बताओ वो बॉक्स वाला डायग्राम, अप एरो डाउन एरो से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें। राइट रेवांशी, राइट शशांक, राइट उदय, राइट अभय, राइट आदित्य, करेक्ट। तो यहाँ पर आप जब ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, राइट, चलिए तो मैं आप लोगों के साथ में कर देता हूँ। आप ऐसे बॉक्स बनाओगे, ये 2s 1s का बॉक्स है, ये 2s का बॉक्स है, ये 2p का बॉक्स है, ठीक है। तो ये 3s का बॉक्स है, फिर ये 3p के तीनों ऑर्बिटल्स हैं। अब आप जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करोगे तो कैसा जाएगा, 1 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे जाना है हम लोग। देन 11th 12th, फिर 13th 14th 15th, देन 16th एंड 17th। इस तरीके से आपके ये इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी 16 पेयर्ड रहेंगे, मतलब 8 पेयर्स हो जाएंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, क्या डाउट है कुणाल, एन एंड एल इक्वल कैसे हो सकते हैं, कहाँ हुए, 1s में कहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर ये कह रहे हो। सर सेकंड वाला जो आपने पढ़ाया अभी, मतलब क्वेश्चन में थ्योरी। मतलब समझा नहीं मैं। सर हंस रूल के ऊपर। हंस रूल के ऊपर, हंस रूल के ऊपर क्या, एन एंड एल इक्वल कैसे हो सकते हैं, कहाँ लिखा है ऐसा एन एंड एल इक्वल हो सकते हैं। सर ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला। For an electron, the first three quantum number n, l and ml are as per the orbital. Thus, the fourth quantum number for should be different for electron within an orbital. तो इसमें गड़बड़ कहाँ है, n और n को इक्वल कहाँ बोला मैंने। मैंने ये सर समझ गया। जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का n, l और ml तो सेम हो गया,
ठीक है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का आपसे पूछूंगा एन एल और एम एल क्या है, और इस इलेक्ट्रॉन का एन एम एल और एल पूछूंगा, तो आप बोलोगे कि दोनों का सेम ही एन एल और एम एल है रेस्पेक्टिवली, क्योंकि दे आर इन द सेम ऑर्बिटल। तो चौथा क्वांटम नंबर इनको डिफरेंट करेगा ना एक दूसरे से। हाँ सर समझ गया सर, यही यही डाउट। ठीक है, अच्छा एक और चीज नोटिस करना, दैट अब बार बार इतने सारे बॉक्सेस बनाने की जगह हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। वो शॉर्ट फॉर्म कैसा रहता है, हम लोग नोबल गैसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जो स्टार्टिंग के बॉक्सेस हैं 1s2 2s2 2p6, ये सब किसको मैच करते हैं, नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को। तो हम लोग इन सब बॉक्सेस को मिलाकर बस नियॉन लिख के छोड़ देंगे, उसके आगे 3s2 3p5 या फिर ऐसे 3s2 3p5 के बॉक्स बना देंगे। तो इसको कहते हैं कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें नोबल गैस ही यूज करते हैं और कम एटॉमिक नंबर का नोबल गैस ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन से कम किसका एटॉमिक नंबर रहेगा, नियॉन का। ठीक है, तो जैसे ये आपसे मैं एग्जांपल कराता हूँ, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसका तीनों टाइप का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एक तो ये सबशेल वाला, ठीक है, एक ये बॉक्स वाला और फिर एक कंडेंस वाला। ठीक है, तीनों कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हाँ राइट आदित्य। राइट, सो आप में से कई लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। आई होप सबका ये आंसर मैच कर रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। कोई डाउट है तो पूछ लेना। इज दिस आंसर क्लियर विद एवरीवन? नहीं, नियॉन की जगह आर्गन यूज करना चाहेंगे हम लोग प्रणित, क्योंकि आर्गन सबसे क्लोजेस्ट हो गया ना। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको एटलीस्ट, जो पहले 30 एलिमेंट्स हैं उनके नाम, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर डेफिनेटली याद होने चाहिए, पहले 30 एलिमेंट्स के। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में करे भी होंगे। पहले 30 एलिमेंट्स के। ठीक है, ऑलराइट, फटाफट एक और प्रैक्टिस। ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन बता दो, एटॉमिक नंबर 35 है इसका।
ठीक है, मैच कर गया ये? ऑलराइट, ग्रेट। तो आई थिंक आपको अब कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना आ गया है एटम्स का। ठीक है, अब हम आयंस का कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। ठीक है, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स में आई कम बैक, फिर हम रिज्यूम करते हैं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।
All right, I'm back. हाँ, so can you guys hear me? आवाज आ रही है? यस ठीक है. So हम लोग बात करेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस की. दो टाइप के आयंस रहते हैं, कटायंस एंड अनायंस. अनायन सबसे सिंपल है. अनायन में क्या सिंप्लिसिटी है? दैट वी आर लुकिंग एट नेगेटिव आयंस. तो उसको कैसे करना है हम लोगों को? आप सबसे पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लो और उसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो. किसमें? टू द लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड और वेकेंट ऑर्बिटल. जो भी अवेलेबल होगा लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जो कि अनऑक्यूपाइड है या वेकेंट है या हाफ फिल्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो. जैसे मान लो ये ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है O- का, तो पहले ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे. ठीक है, 1s2 2s2 2p4 ये ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो. कहाँ पे ऐड करोगे? इन दोनों में से कहीं पे भी ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, आई डोंट माइंड, चलेगा. ठीक है. O2- का करना है अगर कॉन्फ़िगरेशन, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा. कहाँ पर? अब इस बचे वाले में. ठीक है, काफी सिंपल होता है, कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें. कटायन का कॉन्फ़िगरेशन नोटिस करना. कटायन के बारे में कैसा रहेगा इसमें? ध्यान से नोटिस करना. अगेन फॉलो द स्टेप्स. फर्स्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम and then remove electron from the outermost shell first. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना. अदरवाइज कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं. जैसे नोटिस करना, मैं बोलूंगा Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है आयरन 2+ आयन का, एंड मैंने उसका एटॉमिक नंबर ही बता दिया आपको. वैसे तो आपको याद होना चाहिए पहले 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का. इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 26 इलेक्ट्रॉन्स आयरन में होते हैं, तो Fe2+ में कितने होंगे? 24 इलेक्ट्रॉन्स. और फिर वो 24 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने बैठ जाएंगे और फिर ये कॉन्फ़िगरेशन का आंसर दे देंगे. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर 3d4. ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करना है. जो आपको स्टेप्स बताए हैं वही फॉलो करना है. पहले आप एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो. सो पहले आप आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो. आर्गन 4s2 3d6, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. अब फिर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, Fe2+ आयन करना है. तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आउटर मोस्ट शेल में से. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. तो विच इज द आउटर मोस्ट शेल? 4s इज द आउटर मोस्ट शेल. सो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो वो यहां से रिमूव होंगे, 3d से नहीं. ठीक है, सो Fe2+ का ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. ठीक है, चाहिए तो आप इसको ड्रॉ भी मत करो तो चलेगा, बिकॉज इट इज एम्प्टी. यू नीड नॉट ड्रॉ इट, बट आई हैव ड्रॉन इट हेयर टू एम्फसाइज द पॉइंट कि 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं. अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपका क्या आंसर रहेगा? फेरिक आयन का. Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? करेक्ट. तो इसमें से अब 3d में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, 3d5 हो जाएगा. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन में.
ठीक है, ये एटॉमिक नंबर याद रखने। ठीक है, आई थिंक 1 से 20 तक के तो काफी सारे स्टूडेंट्स को याद रहते हैं। ठीक है, बट आप ये आगे के भी ध्यान में रखोगे। नाउ आंसर बताओ इसका। ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 2 प्लस आयन एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। सो आपने ड्रॉ किया होगा। अगेन डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स पहले ही। पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करो। ठीक है, समझ में आया गार्गी कहाँ पर गलती हुई है?
ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयंस दोनों अच्छे से समझ में आ रहा है. आउटर मोस्ट इज द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल. ठीक है, तो उसमें आउटर मोस्ट आपका जो शेल होगा वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा. ठीक है, अच्छा 1 मिनट दो अब मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट. हम लोग अब एक्सेप्शंस के बारे में भी बात करेंगे इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो before I take those exceptions with you, ठीक है, sometimes there are these terms that are also asked, वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट. Just give me 1 minute. All right. हाँ, यहाँ पर in fact there are these two formulas along with electronic configuration which I would want you to take a note. अभी हम लोगों को कैसा है, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने आ गए. अब based upon that total number of unpaired electron, there are two more formulas which I would want you to notice. एक फॉर्मूला और एक टर्म है which is called as total spin. ठीक है, एंड दूसरा है मल्टीप्लिसिटी. ये दोनों फॉर्मूलाज नोटिस करना. टोटल स्पिन क्या रहता है? टोटल स्पिन इज represented by this symbol capital S. ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देने का. ठीक है, एंड मल्टीप्लिसिटी इसका एक फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा. ये आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 या फिर आप 2 टाइम्स टोटल स्पिन +1. ठीक है, मॉड ऑफ टोटल स्पिन, एक्चुअली दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, एंड इसके साथ में ये कुछ वर्ड्स रहते हैं लाइक सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट. तो अगर आप नोटिस करोगे हीलियम में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी बोली जाती है? सिंगलेट. लिथियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी बोली जाती है डबलेट. कार्बन में आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो उसकी मल्टीप्लिसिटी बोली जाती है ट्रिपलेट. ठीक है, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसको कहते हैं क्वार्टेट. ठीक है, पहले 4 आप याद रख लो, 5वें को क्विंटेट बोलते हैं, बट ठीक है आपको ये 4 तक ठीक रहेगा. जब आप आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ट्रिपलेट और सिंगलेट यूज करोगे जब ऐसे डिस्कशन आएगा कार्बीन का या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का. तो ये वर्ड्स यहाँ पे नोटिस करना, मल्टीप्लिसिटी क्या है. ठीक है, अपने आप में एक अलग टॉपिक है मल्टीप्लिसिटी. लाइक इट्स अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस. अब अगेन आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, बस ये टर्मिनोलॉजी कई जगह यूज हो जाता है. तो आपके लिए अभी सिंपल आप इतना ही रखो दैट इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1. ठीक है, बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में ये वर्ड यूज होता है. ठीक है, इतना फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो.
इनफैक्ट यहाँ पर जब हम लोग हंड्स रूल पढ़ रहे थे उसमें भी ये वर्ड यूज हो रहा था, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अगर आप नोटिस करोगे अभी, अगर मुझे मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना, तभी मेरे मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो पाएगी। तो वही चीज हम लोग हंड्स रूल में करते हैं, हम लोग पेयरिंग नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स की, जब तक हम उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल में फिल करते हैं वी डोंट पेयर देम अप, वी कीप देम एज इट इज। All right, is this clear? ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना एक्सेप्शंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेंगे। तो समटाइम्स कैसा होता है, एज पर द रूल्स हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक्सपेक्ट करते हैं किसी एटम का, बट जब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ली जाती है उस एटम की, लाइक एक्सपेरिमेंटल डेटा इकट्ठा करा जाता है, किस टाइप का एक्सपेरिमेंटल डेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एटम के अंदर या उसके आयन्स या कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, वैसा एक्सपेरिमेंटल डेटा इकट्ठा करा जाता है तो पता पड़ता है that the configuration which actually explains those properties is slightly different. It is not actually the same that we have drawn from the rules. जैसे आप नोटिस करोगे कि क्रोमियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन फॉर 24 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एक्सपेक्टेड होता है, आर्गन 4s2 3d4। बट जब क्रोमियम का प्रॉपर्टी स्टडी करा गया, उसके एटम्स, उसके आयंस, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करा गया, तब हमें समझ में आया that this is the correct configuration, this is the actual configuration, this is the configuration 4s1 3d5 that better explains the properties shown by chromium atom. ठीक है, ऐसा एक ही एग्जांपल नहीं है, there are other examples also. Another very important, very noticeable example is of copper. तो कॉपर का अगर मैं आपको टास्क दूं, वैसे तो अब आप काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है आप लोगों की, बट अगर मैं आपको टास्क दूं कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, तो आप लोग बोलोगे कि सर आर्गन 4s2 3d9, ठीक है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कमिंग 4s2 3d9। बट जब हम कॉपर का डेटा देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का या फिर उसके आयंस के कॉन्फ़िगरेशन का, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं सब, तो पता पड़ता है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 is actually better explaining this properties। ठीक है, तो हमें ये एक्सेप्शंस याद रखने रहेंगे, इनके पीछे का मैं कुछ रीजनिंग जस्टिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बट हमें
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक्सेप्शंस याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल समझना, exceptions of electronic configuration are to be remembered and not to be predicted. आपको प्रिडिक्शन नहीं करना है, ठीक है। आप क्या कोई और भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा। कल को लेट से कोई एस्टेरॉइड से कोई नया एलिमेंट मिल रहा है जिसमें से 200 इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, और आपसे बोला जाएगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन आप प्रिडिक्ट करो, एक्सेप्शनल होगा कि नहीं होगा, तो the answer would be that you will not be able to do that prediction, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स हैं वो याद रहने चाहिए, एंड सम एग्जांपल्स जहां पर ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, थोड़ा डेविएशन आ जाता है रिजल्ट्स में, वो एक्सेप्शंस आपको ध्यान में रखने रहेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम कॉपर, इसके अलावा 3-4 और रहेंगे जो मैं आपको याद करवाऊंगा, उसके अलावा 10-12 और हैं जिनके बारे में आई विल नॉट बी आस्किंग यू टू फोकस मच, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे सब, क्रोमियम का और कॉपर का। ठीक है। अब ऐसा है दैट क्रोमियम और कॉपर और इसके जैसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स जहां पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस मिले, तो उनमें एक कॉमन सी चीज ऑब्जर्व हुई, एक कॉमन सी थीम ऑब्जर्व हुई, जिसको हम लोग समझते हैं दैट दैट शुड बी द क्राइटेरिया, और यू कैन से दैट शुड बी द रीजन और जस्टिफिकेशन बिहाइंड सच एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, वो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हाँ राइट आमोद, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है तो वो रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, बट उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है, ठीक है। नाउ अब नोटिस करना, this or these exceptional electronic configurations are attributed to extra stability of half filled and fully filled subshells। तो जब और भी ऐसे एग्जांपल्स नोटिस करे गए जिनमें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा दिखने लगा कि यू नो हाफ फिल्ड या ऐसे फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जब होने को होते हैं, तब ऐसे एक्सेप्शंस देखने के ऑब्जर्व होते हैं। देन वी कम अक्रॉस सच exceptions. So there is something special with these half filled and fully filled configuration. There is some extra stability that is associated with these half filled and fully filled subshells. वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है, उसके पीछे के 2 कारण हैं, ठीक है। दोनों कारण समझना। एक कहलाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसे हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड, तो कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल रहेगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के बीच में रिपल्शंस कम होंगे और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे से फील होगा, ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। एंड उससे क्या होता है, अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा एक रीज़न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। नाउ ये एक्सचेंज एनर्जी जो है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है,
इट इज नॉट समथिंग विच इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. ये क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है in which what we find is अगर सेम एनर्जी के सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे सेम एनर्जी के सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. क्यों? बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी. तो एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट सेम एनर्जी और सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में अपना पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं. They have a tendency to exchange their positions and that results in release of energy called as exchange energy. ठीक है, थोड़ा weird concept है, might not be able to get it completely, but because the half filled and the fully filled configuration result in more exchanges, तो उनके लिए बोला जाता है कि they are extra stable because they have more half filled and more exchange pairs. ठीक है, दोबारा ध्यान से समझना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक एक करके चलते हैं. जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसके दो रीजन है. पहला वाला रीजन नोटिस करो, ठीक है, पहला वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या कह रहा है ये? सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है. सिमेट्री से कैसे स्टेबिलिटी आती है आप यहाँ पे नोटिस करना. जब कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है सब शेल में, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है. एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है यहाँ पे आप नोटिस करना, ठीक है. ये शील्डिंग वर्ड अगर मैं आपको एक बार के लिए हटा दूं, ठीक है, शील्डिंग हम लोग बाद में कवर करेंगे, बस आप इतना नोटिस करो, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कम इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे से कम डिस्टर्ब रहते हैं, कम रिपल्शन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर देन मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. व्हेन दे आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, शील्डिंग वर्ड हम लोग बाद में वैसे कवर करेंगे. अभी के लिए आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे तो आपस में इनके रिपल्शंस कम होंगे और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन इनका बढ़ जाएगा. ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाती है. तो एक तो ये रीजन हो गया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का विद हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स. दूसरा रीजन कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है, it's a very weird concept, something very complicated, you might not be able to get it completely. ठीक है, आपको definitely कुछ doubts रह जाएंगे इसमें, तो take that with a pinch of salt कि ये एक concept है जिसका understanding हमें अभी नहीं आएगा समझ में, but ऐसा होता है that यहाँ पर आप notice करोगे when electrons with सेम एनर्जी एंड सेम स्पिन, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या हो गया, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्पिन होगी, तो क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं. तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, मान लो ये मेरा करंट लेवल ऑफ एनर्जी है और एनर्जी रिलीज हो गई तो मेरा न्यू लेवल ऑफ एनर्जी लोअर हो गया ना, तो एनर्जी लोअर होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, अब ऐसा है कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल. ठीक है, कैसे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं आप नोटिस करोगे, जैसे मैं क्रोमियम का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो क्रोमियम में अगर मैं कंपेयर करूँ जो एक्सपेक्टेड है और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं
तो आप नोटिस करना इन दोनों के बीच में ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 3D में 4 ही इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी के हैं, सेम स्पिन के हैं, तो कितने एक्सचेंज पेयर हो सकते हैं? आप नोटिस करोगे तो ये पहला वाला इन 3 के साथ में एक्सचेंज कर सकता है, तो 3 एक्सचेंज पेयर हो गए। फिर ये दूसरा वाला इन 2 के साथ में कर सकता है, ठीक है। पहले वाले के साथ तो ऑलरेडी अपन ने काउंट कर लिया है, तो ये दूसरा वाला तीसरे और चौथे के साथ में एक्सचेंज कर सकता है, तो 2 हो गए, ठीक है। फिर ये तीसरा वाला चौथे के साथ में कर सकता है, तो टोटल 6 एक्सचेंज पेयर हो गए, ठीक है। बट यहीं पर अगर लेट्स से ये रादर देन 4s में इलेक्ट्रॉन 3D में प्रेजेंट होता, ठीक है, तो कितने एक्सचेंज पेयर हो जाएंगे यहाँ पर? अगर आप काउंटिंग करोगे सेम पैटर्न से जैसे ऊपर करा, तो 4 + 3 + 2 + 1 10 एक्सचेंज पेयर हो जाएंगे। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के कुछ कुछ सवाल आते हैं, कुछ कुछ डाउट्स आते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से नोटिस करना। जब मैं इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या अंतर दिख रहा है? यहां तक का तो सब कुछ सेम है, आर्गन तक का, है कि नहीं? आर्गन तक तो सब कुछ सेम है, अंतर कहां पे आने लगा? ये आगे के कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, अब इन दोनों में नोटिस करना, एक इलेक्ट्रॉन को मैं 4s में रखूं या 3D में रखूं, कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा? इलेक्ट्रॉन को 4s में रखूं कि 3D में रखूं? एक बार के लिए नहीं, एक्सचेंजेस भूल जाओ, एक बार के लिए डोंट फोकस ऑन एक्सचेंजेस, जस्ट आंसर मी दैट 4s में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए कि 3D में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, अगर मैं एक्सचेंजेस के बारे में बात नहीं करूं तो। अकॉर्डिंग टू ऑफबाउस रूल 4s में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए बिकॉज इट इज ऑफ अ लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 3D, राइट? अब होता क्या है, मैंने 4s की जगह 3D में लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया हुआ है, तो क्या हो गया, मैंने एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है। रादर देन कीपिंग द इलेक्ट्रॉन इन 4s, मैंने 3D में रखा हुआ है, एनर्जी बढ़ा दी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को 3D में डालने पर आप नोटिस कर रहे हो मेरे एक्सचेंज पेयर बढ़ गए, 6 की जगह 10 एक्सचेंज पेयर होने लग गए, यानी कि ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होने लग गई। तो एनर्जी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड हो ये रहा होगा कि क्रोमियम में ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट एक्सचेंज पेयर्स का आ रहा होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट रीड करो, द इंक्रीज of number of exchanges in D5 configuration of chromium have a greater stabilizing effect to compensate the presence of electron in higher energy 3D as compared to 4s। यहां पर ऐसा हो रहा होगा, दैट इज वाई क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। एंड मैं ये आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज कल को आप मेरे साथ ये डिबेट मत करने लग जाना कि सर ऐसे हाफ फिल्ड फुल फिल्ड तो हम लोग हर जगह ही कर सकते हैं ना। लेट्स से जैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सर 1s2 2s2 2p2 है, तो अब इसमें ऐसा करते हैं ना कि 2s में इलेक्ट्रॉन भरने की जगह 2p में भर देते हैं, एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे। तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हो जैसा आपने क्रोमियम में करा, आप हर एलिमेंट के केस में ऐसा करो। अब नोटिस करना, यहाँ पर हो सकता है कि जो एक्सचेंजेस बढ़े वो ये 2s से 2p के लाइक एक्सचेंज इंक्रीज इन एनर्जी को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए
कार्बन में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं ऑब्जर्व हो रहा हो, ठीक है। आपको ये एक्सचेंज एनर्जी की कैलकुलेशन तो करनी आती है नहीं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फैक्टर है, पेयरिंग एनर्जी, एक्सचेंज पेयर्स, शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं which go behind what the actual configuration is, ठीक है। हो सकता है कि कार्बन के केस में लाइक 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में रखना में एनर्जी ज्यादा बढ़ गई हो और फिर एक्सचेंजेस से थोड़ी सी एनर्जी कम हो रही हो, एक्सचेंजेस बढ़ने से, तो ओवरऑल इफेक्ट तो डिस्टेबलाइजिंग हो गया ना, यानी कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, जो ऑफ बाउ से है डिक्टेटेड वही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो अब आपके लिए, ठीक है, जैसा मैंने बताया, वापस से आई एम राइटिंग दैट स्टेटमेंट, it is very important for you to understand that exceptions to electronic configuration are to be remembered and not predicted. आपको प्रिडिक्ट नहीं करने हैं क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपको याद रखने हैं और उनके पीछे का जो रीजन है वो ऊपर ऊपर से समझ लेना है, क्योंकि आपको जेन्युइनली ये जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे जो शील्डिंग होती है वो भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ना ही आपको ये एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आखिर होता क्या, ठीक है। आपको ये एक्सेप्शंस ध्यान में ही रखने हैं। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? हाँ, नहीं होता है। सो आदित्य, इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन रिपेल ईच अदर, उसे कहते हैं पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन, ठीक है। बट अब मैं वो पढ़ा नहीं रहा हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दैट राइट नाउ, ठीक है। बॉटम लाइन इज कि आपको ये एक्सेप्शंस ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, अगर इन दो कॉन्फ़िगरेशंस को मुझे आपस में कंपेयर करना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, ठीक है। मुझे जैसे आर्गन तक का तो क्या है, सबका सेम हो गया, बट आर्गन के बाद में आई विल नीड टू कंप्यूट एंड चेक what will be the energy level because of this configuration and what will be the energy level because of this configuration. एंड जब मैं वो एनर्जी लेवल चेक करता हूँ तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं, ठीक है। नॉट जस्ट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन में ये एक्सचेंजेस, पेयरिंग, ये सब क्राइटेरियाज भी आते हैं। तो उतना डेप्थ में, उतना डिटेल में आपको जाने की है ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा सा इतना याद रखना है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में एक्सचेंजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, which lead to a stabilizing effect. That's it, ठीक है। एंड पीरियोडिक टेबल में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बोलूँगा खुद से ढूंढ के भरने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, उनमें काफ़ी सारे और भी रहते हैं बट एटलीस्ट ये चार, और इसके अलावा लैंथेनम और एक्टिनियम, ठीक है। ये पैलेडियम है, ये सिल्वर है, ये प्लैटिनम है, गोल्ड है, ठीक है। ये ज़रूर मैं आपको बोलूँगा याद रखने के लिए, और इसके अलावा लैंथेनम और एक्टिनियम, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी रहेंगे बट इतना याद रख लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, हाँ हाँ, क्या कह रहे हो आशुतोष? हाँ, मतलब एक तरीके से आप मतलब इसमें नोटिस कर रहे हो कि सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, लाइक ये लाइक
इनर्ट मेटल्स रहते हैं, बट देन क्रोमियम कॉपर वैसा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और भी ऐसे मेटल्स हैं जो कि ऐसे रोडियम है और एक दो और हैं, मुझे याद नहीं आ रहे नाम उनके, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ तक का पार्ट ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन का? हाँ, क्या कह रहे हो आमोद, अगर एक्सचेंज एनर्जी फास्ट रही तो क्या वो एटम्स आयन ज्यादा स्टेबल रहेंगे? एक्सचेंज एनर्जी फास्ट का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलो। और अगर एक्सचेंज एनर्जी फास्ट रही तो? ऐसा मैंने बताया क्या कि एक्सचेंज एनर्जी लाइक फास्ट एक्सचेंज की वजह से होती है या कुछ ऐसा होता है? इनफैक्ट ऐसा है नहीं, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इसमें लाइक इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है तो आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा गड़बड़ी है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे बताया था ना मैंने स्पिन, तो एक्चुअल में कुछ स्पिन नहीं करता, वैसे ही यहाँ पर जब ये एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो कुछ एक्सचेंज नहीं होता है, देयर इज नथिंग एक्सचेंजिंग, इट्स अ क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, इट्स एक्चुअली प्रीटी लाइक वियर्ड ओनली। ठीक है, तो आप उसकी डेप्थ में मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है, लेट इट बी। अच्छा, हाँ नहीं सर निकिता, डायग्राम देखो ना, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और पी और डी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल ओरिएंटेशन होता है ना, आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, किसी दूसरे डायरेक्शन में जाओगे तो कम मिलेगी, तो दैट्स व्हाई दे आर सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल परफेक्ट है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज द मोस्ट रोबस्ट वर्जन दैट वी हैव, बट ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में लोग डाउट नहीं पूछते हैं, लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, आप भी करोगे, बहुत साइंटिस्ट भी करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी करे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज लाइक द मिस्ट्री सॉल्व, मिस्ट्री अभी भी है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा और पढ़ाना चाह रहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, बट आई थिंक इसके लिए मुझे अलग से थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इट विल रिक्वायर डेडिकेटेड टाइम, अपना आज का टाइम वैसे हो गया है, तो लेट्स कंक्लूड आवर क्लास हेयर ओनली। मैं नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा, किसी को कोई डाउट पूछना है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर कंसर्न? नहीं, चलो ऑल राइट देन, फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। बेस्ड ऑन दिस आप लोग और क्वेश्चंस कर पाओगे, बट मुझे थोड़ा सा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में करा देता तो फिर एक सिग्निफिकेंट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते, बट चलेगा, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलो ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।